GTV में मुजाहिद मौलवी आपको खुशामदीद करता है। और कल कौमी असम्बली ने, मुश्तरका पार्लियामेंट ने तौहीन अदालत का बिल पास किया था और आज फिर इलेक्शन तरमीम में बिल पास किया गया है। लेकिन कल जो तौहीन पार्लियामेंट का बिल पास करने वालों के बड़े नुमाइंदा, हमारे बड़े सीनियर वज़ीर दफ़ा मंझे हुए सियासतदान ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट के अंदर, और ये याद रहे कि तौहीन पार्लियामेंट का बिल पास किया है जिसमें कहा जाता है कि जनाब अदालत की तौहीन हो रही थी, किस तरह मुखालिफ अरकान की उन्होंने तौहीन की, तज़हीक की, जो ज़बान इस्तेमाल की, उन्होंने उन ख़वातीन की तरफ इशारा करते हुए कहा, किसी भी जमात की हों, कि ये अखलाक बाख्ता औरतें पहले अपने पाक दामनी को देखें। फिर उन्होंने कहा ये कूड़ा करकट हैं, ये गार्बेज हैं, ये खंडरात हैं और ये इसकी वाक़यात हैं जिसने चीफ़ ऑफ स्टाफ को अपनाया। यकीनन फिर उधर मुखालिफ से भी कहा गया, और मुझे इससे ये इल्म हुआ कि खुद ख्वाजा साहब की पार्टी ही से मुंतखब उनके ख़ानदान की ख़वातीन भी हैं, और उनकी सेनेटर ने फिर जवाब दिया कि आप ये ज़बान जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे घरों में भी नहीं आप सुनेंगे, और जब हम उनकी दूसरी तरफ उंगली उठाते हैं तो 4 उंगलियां अपनी तरफ होती हैं। तो देखिए ख्वाजा आसिफ साहब किस लहजे में गुफ्तगू कर रहे थे। इसको निकाल दिया गया, हदफ कर दिया गया, लेकिन वायरल हो चुका है कि सोशल मीडिया का दौर। सुनिए ख्वाजा आसिफ को। जिन लोगों का इतना तारीख और भयानक माजी हो, वो बैठ के हमें यहाँ पे नेक देखें, अखलाक बाख्ता औरतों को जो है चेस्टिटी के ऊपर जो है लेक्चर देने की जरूरत नहीं होती। पहले अपना दामन देखें, उसके बाद पाक दामनी के ऊपर हमें लेक्चर दें। नहीं, मैं तो एक जनरली बात कर रहा हूँ। नो क्रॉस टॉक। मैं साहब आप देखें, मैंने कोई बात की तो फिर ये ख्वातीन बन जाएंगी, कहेंगे जी हम ख्वातीन हैं, ये कैसी बातें करते हैं। तो ठीक है, नो क्रॉस टॉक प्लीज। सेनेटर साहबा तशरीफ रखें। नो क्रॉस टॉक। नहीं, अल्लाह का फजल है, मेरे भी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं यहाँ बैठे हुए हैं। नो क्रॉस टॉक प्लीज। ऑर्डर इन द हाउस। ये बाकियात, ये माहौल ना खराब करें। सुन रहे हैं ये सबकी बात। बाकियात रह गई हैं उस शख्स की जिसने चीफ ऑफ स्टाफ को अपना बाप कहा था। देखा आपने जनाब ख्वाजा आसिफ साहब को सुना कि ये कूड़ा करकट हैं, ये बाकियात हैं, ये बैगेज हैं, जो लफ्ज़ इस्तेमाल करने थे कुछ इसमें से हदफ किए गए। इसके जवाब में बहरहाल तहरीक इंसाफ की सेनेटर जरका ने उनको भी 2 टोक जवाब दिया, लेकिन यकीनन उन्होंने ज़बान वो इस्तेमाल नहीं की जो ख्वाजा आसिफ ने की थी। अभी जो बातें हुई यहाँ पे, मैं तो परेशान हो गई कि इतने बड़े बड़े, इतने सियासी फिगर्स जो 50-50 साल से सियासत में हैं, वो जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे, मैंने तो इस तरह के अल्फाज ना अपने घर में सुने, ना अपनी तरबियत में सुने, ना अपनी एजुकेशन में सुने। अफसोस कि एक हमारे बड़े ऑनरेबल मेंबर ने कहा कूड़ा क्रिकेट, दूसरे ऑनरेबल मेंबर ने कहा गाली गलोच, तीसरे ऑनरेबल मेंबर ने कहा भौंकना। तो मकसद ये कि जब हम बात करते हैं तो एक उंगली दूसरे की तरफ, 4 अपनी तरफ होती हैं। जी, तो एक उंगलियां जो ख्वाजा आसिफ साहब उठा रहे थे, उन्होंने कहा कि ये 4 उंगलियां उनकी तरफ उठेंगी, वो भी ख़ानदान वाले हैं। लेकिन ख्वाजा आसिफ इस हवाले से बड़ी शोहरत रखते हैं, जो ख़वातीन के हवाले से आम तौर पर ज़बान इस्तेमाल करते हैं। और हैरत है ये कि वहाँ पर मैं देख रहा था कि पीछे शहरी रहमान भी बैठी हैं पीपल्स पार्टी की, वो भी शायद तालियां नहीं बजा रही थी, खामोश ज़रूर थी। दीगर ख़वातीन भी मौजूद थी, इनमें से किसी ने ना एहतजाज ना वॉकआउट। सियासी मुखालफत हो, दुश्मनी हो अपनी जगह, इसीलिए मैंने रहमत दी पीपल्स पार्टी की शाहिदा रहमानी को, सीनियर रुकन शाहिदा साहिबा, शुक्रिया कि सेशन हो रहा था, उसके बावजूद आपने वक्त निकाला। कल जो ख्वाजा साहब ने बातें की, कूड़ा करकट कहा, गार्बेज कहा, और अब अखलाक बाख्ता औरतें कहा कि अपनी पाक दामनी साफ़ करें, यानी पाक दामन भी उनको नहीं कहा। जी क्या कहेंगी शाहिदा?
बहुत शुक्रिया मुजाहिद साहब। देखिए, सबसे पहले तो मैं इन अल्फाज की शदीद मजम्मत करती हूँ आपके चैनल पर भी, और हम स्पीकर साहब के पास भी अपना रिकॉर्ड जो है एहतजाज करा रहे हैं। और इस तरह के तमाम जो भी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, और खालिद साहब तो पहले भी कई मरतबा इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल कर चुके हैं और उसके उन्होंने फिर माफ़ी भी मांगी। आज भी हम ये चाह रहे थे कि इस पर जो है हम बात करें और उनको मजबूर करें कि वो आइंदा इस तरह के अल्फाज खवातीन के हवाले से बिलखुसूस इस्तेमाल ना करें। किसी के भी खिलाफ नहीं करना चाहिए, लेकिन क्योंकि खवातीन आपको पता है कि बहुत आसान हदफ होती हैं, जिसका भी दिल चाहता है जो भी कह देता है। इस तरह के अल्फाज की मैं शदीद मजम्मत करती हूँ, और मैं किसी भी किस्म की कोई हौसला अफजाई हमारी तरफ से नहीं है, हम मजम्मत करते हैं। और इसके हवाले से वीमेन कोकस उनको लेटर भी लिख रहा है, एहतजाज भी कर रहा है, स्पीकर साहब को भी। लेकिन शाहिदा बीबी, ये जो मैं ये देख रहा था कि स्पीकर बड़े सीनियर आपकी पार्टी के रुकन हैं ना, अगर उन्होंने इनकरेज नहीं किया तो उन्होंने डिस्करेज भी नहीं किया, बल्कि वो कह रहे थे हाउस को ऑर्डर में रखने के लिए ख्वाजा साहब की पूरी बात सुनी जाए। जहाँ तक आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, मैंने देखा भी। नहीं, मैं वहाँ मौजूद थी उस वक्त हाल में, और स्पीकर साहब ने हज़फ करवाए। हालांकि उससे पहले उनके जो पीटीआई की तरफ से भी बात हुई थी और उन्होंने भी बड़े गलत लफ्ज़ इस्तेमाल किए, तो उसे हज़फ नहीं किया गया था। लेकिन जब तमाम तर कार्रवाई को उन्होंने उसमें से जितने भी अल्फाज थे, ये भी और भी कुछ बोले गए, तो उनको हज़फ करवाया, तो उन अल्फाज को भी करवाया। और स्पीकर साहब ने बहुत न्यूट्रल अंदाज में काम किया, और अगर जिनके खिलाफ बोला गया था वो एहतजाज करते वहाँ खड़े होके, हमसे रब्ता करते, तो उसी वक्त जो है हम उनकी आपने जिस तरह कहा कि 24 घंटे के लिए, 3 दिन के लिए, 2 दिन के लिए हम उन्हें करवाते। लेकिन चूंकि वो खुद ही, आपको पता है कि वो किसी के साथ भी बात करना नहीं चाहते। हालांकि वीमेन कोकस का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। जब पहले श्री मजारी साहिबा के खिलाफ कुछ नाजेबा रिमार्क दिए गए थे, इसी वीमेन कोकस ने खड़े होके माफ़ी भी मंगवाई थी, एहतजाज भी किया था, और जब ख्वाजा आसिफ आते थे तो हम वहाँ बैठते नहीं थे, खवातीन ने अलायंस किया था। लेकिन बदकिस्मती के साथ इस तरह के मतलब आपने देखा कि वो रिमार्क कहे गए, और उसके बाद वो उन्होंने ना तो कोई एहतजाज रिकॉर्ड कराया, ना ही कोई लेटर लिख के दिया। तरीकाकार ये होता है कि एक लेटर दिया जाता है जो ऑफिस का तरीकाकार है, और उसके ऊपर हम पूरी कार्रवाई करते हैं। हम अभी भी, हमारे दरवाजे खुले हैं, हमारे पास आए हमसे, लेकिन के बावजूद हम कंडेम भी करते हैं, हम स्पीकर साहब के पास जाकर अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त वाली बात तो नहीं हो सकती ना। लेकिन ये भी तो है ना शायद बीबी के लिए, ये तो एक वाक़या आइसोलेशन में तो नहीं हुआ, ओपनली हुआ, लेकिन आपकी ख़वातीन अरकान असम्बली, वैसे तो कुछ 37 ख़वातीन जेलों में हैं, आपकी कोकस की मेंबरान भी जेलों में हैं, और कोई चार्जशीट भी नहीं दी गई। चले 9 मई के वाक़े में अगर बराह रास्त मुलव्विस हों आग लगाते हुए, यकीनन उनको सज़ा भी मिलनी चाहिए, चाहे औरत हो या मर्द। लेकिन वो तो बराह रास्त जो मुलव्विस दिखाई नहीं दी, अरकान असम्बली की बात कर रहा हूँ, चले छोड़ें और ख़वातीन को, उनके बारे में भी आपने कौन सा यहाँ रेजोल्यूशन या आवाज़ उठाई? देखिए, आपने खुद ही इस बात का इकरार किया कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पूरी ज़िंदगी अदालतों को फेस करती रहीं, झूठे मुकदमात को फेस करती रहीं, और ना सिर्फ वो बल्कि आपने देखा मोहतरमा फयाद ठाकुर साहिबा के साथ, बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा के साथ, ये तो बड़े लीडर थे, हम सब के साथ हुआ। और इन्हीं सड़कों पर 3 साल पहले हमें घसीटा गया, वाटर कैनन से पानी फेंका गया। हालांकि हमारा कसूर इतना था कि चेयरमैन साहब नैब में पेशी पे जा रहे थे, तो हम 4-5 MNAs उनके साथ जा रहे थे, और हमें अरेस्ट किया गया, हम पे केस बनाए गए, ये सब कुछ हुआ। लेकिन उसके बावजूद अब जो कुछ हुआ 9 मई को, मैं तो उस वाक़े की ना सिर्फ मजम्मत करती हूँ, लेकिन किसी को भी, हमने तो किसी का कानून हाथ में नहीं लिया था। हमारी जो लीडरशिप है उसने कभी हमें ये नहीं कहा कि हम जब हमें फांसी पे लटका दिया जाए तो आए आप सारी तमाम इदारों पर हमला कर दें। हमारी लीडरशिप ने नहीं कहा कि जब बीबी को शहीद कर दिया जाए तो उन्होंने ये नहीं कहा कि आप पाकिस्तान तोड़ दें। उन्होंने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगा के कौम को यूनाइट किया। हमें हमेशा ये दर्द दिया गया, कुछ भी हो अदालतों के फैसले का एहतराम करना है, उनके साथ महाजराई नहीं करनी इदारों के साथ। लेकिन आपने जो कुछ देखा 9 मई को हुआ, क्या वो काबिल कबूल था? क्या इदारों पर हमला, जिस तरीके से हमारे शहदाओं की यादगारों पे हमला हुआ, जिस तरह जिना हाउस, रेडियो पाकिस्तान, और मैं खुद इसकी विक्टिम हुई, मैं एयरपोर्ट जा रही थी, मेरी गाड़ी पे हमला हुआ और मुझे नुकसान हुआ। लेकिन आप ये बताएं क्या ये सब कुछ जायज था? किस रद्द-ए-अमल? और फिर वो खुद कहता है कि हाँ ये सब कुछ सही था। जिस लीडर की ईमा पर, चाहे खवातीन हो चाहे मर्द हो,
आइन और कानून को तोड़ने की इजाजत किसी भी सूरत नहीं दी जा सकती, लेकिन इस मुल्क में आइन भी तोड़ा गया, कानून को भी तोड़ा गया, सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने का भी हुक्म दिया गया। शुक्रिया शाहिदा रहमानी को रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपी, जहां ख्वाजा साहब की मजम्मत कर रही थी, लेकिन बहरहाल तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ उनका एक अलग से मौक़िफ़ था। और आज कौमी असम्बली ने जो कल बिल पेश किया था, आज क्योंकि ख़ुद पार्टी के अंदर यानी इत्तेहाद के अंदर मुखालफत हुई, इसलिए उन्हें इसमें कुछ तरमीम लानी पड़ी। इस पर गुफ्तगू करेंगे ब्रेक के बाद। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। और अब जबकि 14 अगस्त में ग़ालिबन 15, 16, 17, 18 दिन रहते हैं, ना जाने किन वजूह के सबब हुकूमत को ये ख्याल आया, हालांकि 100 साल हो गया था, कि इलेक्शन में के बिल में इलेक्शन के जो कवानीन हैं उनमें तरमीम लानी चाहिए। ख़ास तौर पर निगरान हुकूमत को पावरफुल मज़ीद इख्तियार देना चाहिए। आदम तारा साहब ने जो कल बिल पेश किया, उसकी खुद विनिंदा हुकूमती नुमाइंदा रज़ा रब्बानी साहब ने बड़ी सख्त मुखालफत की। उसके बाद हो सकता है ये भी तयशुदा हो एक एजेंडे के तहत कि आज जो ज़रा कुछ तरमीम के साथ लाए और वो कसरत राय के साथ ये इलेक्शन का बिल पास हो गया। इसमें जो कंट्रोवर्शियल था सेक्शन 230, जिसमें मैंने कहा ना कि वो चाहते थे कि निगरान हुकूमतें, शायद इसलिए भी हो सकता है वो निगरान हुकूमतों को 3 माह से ज़्यादा या तूल देना चाहती हूँ, इतनी बाख्तियार हों कि वो मायदे भी करें। पार्लियामेंट में हमारे नुमाइंदे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट इंतज़ार हैदरी मौजूद थे। जी इंतज़ार हैदरी, एक तो पहला सवाल बहुत ही होगा और बहुत पूछूँगा, आखिर इन्हें इस वक्त यानी पूरा साल गुजर गया, इलेक्शन के जो कवानीन हैं उनमें तरामीम लाने की क्यों ज़रूरत पेश आ गई? इंतज़ार। बहुत शुक्रिया बेलवी साहब, आपने प्रोग्राम में लिया। बुनियादी तौर पर वजह यह है कि ये एक आइनी कमेटी तश्कील दी गई थी और ये काफ़ी अरसे से काम कर रही थी। ऐसा नहीं था कि ये अभी रिसेंटली बनी और इसने काम शुरू किया, ये काफ़ी दिनों से काम कर रही थी। गुज़िश्ता दौर में यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में भी इलेक्शन इस्लाहात का मामला जो है वो ज़ेर बहस रहा था और 2018 के इलेक्शन के बाद सूरत हाल ऐसी बनी थी कि तमाम जमातें जो हैं वो इकट्ठी बैठ नहीं सकती थी और बाद में फिर तकरीबन 2 साल बाद ये ख्याल आया तमाम जमातों को कि हमें इलेक्शन इस्लाहात की तरफ जाना चाहिए। असद कैसर थे उस वक्त स्पीकर कौमी असम्बली, जब उन्होंने पहली दफ़ा ये इनिशिएटिव लिया था कि एक आइनी कमेटी उसी तर्ज की बनाई जाएगी जिस तरह से स्पीकर अयाज सादिक ने अपने दौर में एक आइनी कमेटी बनाई थी और उसके बाद फिर इलेक्शन एक्ट 2017 जो है वो मार्ज वजूद में आया था। उसमें जो खामियां रह गई हैं उन्हें बुनियादी तौर पर दूर करना था, लेकिन फिर बाद में ये हुआ कि तहरीक अदम एतमाद आ गई और कोलिशन गवर्नमेंट आ गई। अब कोलिशन गवर्नमेंट जब आई तो उसके पास वक्त ही बहुत कम था, लेकिन इन्होंने इस मामले को पीटीआई के साथ जो है वो मुशावरत का अमल शुरू कर दिया था, क्योंकि कौमी असम्बली में तो पीटीआई है नहीं, सेनेट में अलबत्ता उसकी नुमाइंदगी थी और सेनेट से अली ज़फ़र साहब जो कि बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं इन आइनी और कानूनी उमूर पर, तो उन्हें इस कमेटी का मेंबर बनाया गया। उनके साथ ये मुशावरत होती रही। ये मुशावरत इस हद तक कामयाब हो गई थी कि तमाम अरकान ने यह कहा था कि जो इंतखाबी इस्लाहात का बिल आ रहा है वो इंतहाई मुनासिब बिल है और इस बिल को जो है इसी शक्ल में मंजूर किया जाना चाहिए। चूंकि ये बिल गवर्नमेंट बिल था इसलिए हुकूमत ने इसे पेश करना था। आइनी कमेटी ने तमाम उमूर पर गौर किया और उसके बाद इस बिल की मंजूरी दे दी। लेकिन इंतजार जो आप कह रहे हैं, आपकी यहाँ तक बात दुरुस्त है, लेकिन जो कमेटी थी उसने क्या ये जो कंट्रोवर्शियल 230 को भी रखा था, खासतौर पर निगरान हुकूमत के इख्तियारात में इजाफा? मैं यही बात करना चाह रहा हूँ बरेलवी साहब, यही बताना चाह रहा हूँ कि जो सेक्शन 230 की बात आई, उसमें सब क्लास 2 की बात आई, वो उस वक्त आई जब अली ज़फ़र साहब उस कमेटी का हिस्सा नहीं थे, वो उस इजलास में शरीक नहीं थे। बकौल उनके के उनकी गैर मौजूदगी में ये लाया गया और अंडर कारपेट ऐसे लाया गया कि जब ये बिल पेश हो रहा है तो इसे सामने एजेंडे पे ला के अब इसे मंजूर करवाया जा रहा है, जो कि नाकाबिल कबूल है। लेकिन अली ज़फ़र साहब नहीं थे तो सेनेटर ताज हैदर और रज़ा रब्बानी तो मौजूद थे ना, आज उन्होंने क्यों मुखालफत करी? यानी कल क्यों करी?
मैं उसमें यही बात करने जा रहा हूं कि आज़म नज़ीर तारड़ ये कहते हैं कि हमने ये तमाम चीज़ें जो हैं वो व्हाट्सएप कर दी थी, व्हाट्सएप का एक ग्रुप बनाया इस कमेटी का जिसमें ये दी जाती रहीं, लेकिन ऐन वक्त पर इस मामले पर इन्होंने ये बात उठाकर सियासत करने की कोशिश की है। हालांकि हम पहले ही इसके ऊपर एतमाद में ले चुके थे और इसमें एक जो अहम बात थी, वो सबसे अहम बात वो जिसके ऊपर एतराज़ हुआ, वो एतराज़ इस पे नहीं है कि महदूद इख्तियारात दिए जाएं, चूंकि निगरान सेटअप है उसने आगे बढ़ना है। असल एतराज़ इस बात पर है कि वो इख्तियारात इस निगरान सेटअप को क्यों दिए जाएं जो कि सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के लिए या 60 दिन के लिए आएगी और इंतखाबात करवाएगी। हुकूमत का ये कहना है कि चूंकि हमारी IMF के साथ डील हो रही है और डील में बहुत सी चीज़ें रहती हैं, वर्ल्ड बैंक के साथ सैलाब मुतासरीन से मुतालिक उमूर जो हैं वो डिस्कस हो रहे हैं और उन पर भी सितंबर में जाके चीजें फाइनल होनी हैं, तो इसलिए ये इख्तियारात निगरान लेकिन आप ये नहीं समझते कि इसमें हुकूमत की इंतजार, ये भी तो बदनीयती का लफ्ज़ शायद मैं इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा था, ये बदनीयती क्योंकि जब डार साहब का नाम ऐसे तो नहीं आया, उनका ये भी तो अभी तक ये कहाँ श्योरिटी है कि ये 3 ही महीने में जाएगी। याद नहीं है उनको मोहसिन नकवी साहब को 6 माह हो गए, मजीद चाहेंगे वो, तो ये भी तो है ना कि उनके जहन में पस मंज़र में ये हो कि जो भी केयर टेकर सेटअप आए, और कुछ लोग ये कहते हैं कि IMF के साथ 9 माह में ये कर देंगे। बरेलवी साहब, बात यह है कि 3 माह का जो केयर टेकर था वो रिवायत तो अब कायम हो चुकी है कि ये केयर टेकर 3 महीने के लिए नहीं बल्कि बढ़ सकते हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हमारे सामने हैं और विफाक में भी ऐसा नजर आ रहा है। उसकी बुनियादी वजह 2 हैं। एक वजह तो ये है कि ये जो अब आज इंतजार हमारे पास इंतजार हमारे पास बिल्कुल मुझे कहा जा रहा है कि वक्त नहीं है, वरना हम आपसे तफसील से बात करते हैं। आपको इल्म है कि प्राइम मिनिस्टर साहब आ गए थे, इसलिए भी हमें ज़रा जल्दी जाना पड़ा। इसके साथ ही GTV से मुजाहिद वली को इजाज़त दीजिए।